एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, तो अगर यहाँ एनिमल्स में यूज हो रहा है तो इनके प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर, नेक्स्ट टाइम जब सेम एक्चुअल स्मॉल पॉक्स का एक्टिव वायरस बॉडी में घुसेगा, बॉडी को पहले पता है एयर के थ्रू हो रहा है, तो मतलब जो भी आपका पैथोजन है वो आपके एयर ट्रैक से ही आपकी बॉडी के अंदर गया। बस ये गुड हैबिट और बैड हैबिट को याद रखना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट कॉरिडोर एंड आई एम योर मेंटर योगिता धामी। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 8 साइंस, द हेल्थ अल्टीमेट ट्रेजर। Beta, health is ultimate treasure. Ask me right now. My physical health is bit here and why, but don't worry. Mentally I am fit, so I will be able to cover this chapter for you. ठीक है? बेटा चैप्टर बहुत इजी है एंड बहुत स्कोरिंग भी है. यस, आपके साइंस सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है ये. लेकिन आंसर्स यहाँ पर लंबे लंबे होंगे और आंसर लिखते वक्त ऐसा फील होता है कि अच्छा ये हमको आता है, लेकिन पॉइंट लिखते वक्त कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों पे. सो दैट्स व्हाई पे अटेंशन. यहाँ पर हम चैप्टर को ईजिएस्ट वे से फटाफट फिनिश करेंगे वन शॉट में. ठीक है, चलो. एंड फॉर नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आई शेयर दिस पीपीटी एंड यू कैन एक्सेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद सम क्वेश्चंस गिवन अंडर प्रोब एंड पॉन्डर. क्या दिया हुआ क्वेश्चन? हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड. बेटा कॉमन कोल्ड सबको हुआ होगा एक बार, है ना, पता ही है उस टाइम पे क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पे क्या ऐसा हो रहा होता है जिससे कि हम फाइट कर पाते हैं उस इन्फेक्शन यानी कोल्ड, कॉमन कोल्ड के अगेंस्ट. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट, वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, पोलियो दीज डेज, बट डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन. व्हाई? बेटा आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम हर घर में हो जाती है ना. हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट आपको मिल जाएगा. लेकिन ये जो पोलियो और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये आज से 20-30 ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते थे इसके, लेकिन आजकल उतने दिखते नहीं है ना. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्या चेंज हुआ है? अगेन वी विल अंडरस्टैंड हियर इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट, कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप ऑफ डिजीजेस. ये जो आजकल इतना ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इससे कोई नए टाइप के डिजीज हम देख सकते हैं? हो भी सकता है, वी नेवर नो, एवरीथिंग इज इन द नेचर्स हैंड, राइट. चलो नेक्स्ट वन, हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक. अगर कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, तो क्या उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? यस ऑफ कोर्स, आपने सुना भी होगा, चिंता चिता के समान है ना. सो मेंटली व्हेन यू आर टू टेंस्ड, तो उससे आपकी फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू सम ग्रुप ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन अदर्स ड्यूरिंग द डिजीज आउटब्रेक. कभी भी जब कोई पेंडेमिक आता है, यानी कोई डिजीज अगर फैल रहा होगा आपके आसपास, तो आपने देखा होगा सब लोगों पे बराबर इफेक्ट नहीं होता. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता कि कुछ हो रहा है आसपास, और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं ना. व्हाई इट इज सो? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर बॉडी? अगेन वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट, शेयर योर थॉट्स. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन हियर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज हेल्थ. बेटा हेल्दी पर्सन हम किसको बोलेंगे? जिसकी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, अगर वो बीमार ना हो, तो क्या हम उसको हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं? इसको समझने के लिए एक सिनेरियो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि बच्चों को लगता है कि फालतू दिया हुआ है, ऐसा हमको आता ही है. बेटा पढ़ लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसे पूरा एक सिनेरियो दे देंगे और फिर उसमें से पूछेंगे क्वेश्चन. सो अंडरस्टैंड इट. ठीक है, देखो, ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट्स. ही फेल्ट लोनली. देखो उसको लोनली फील होने लग गया. टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया. अब स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया उसने नाउ, बट दिस मेड हिम फील वर्स. उससे उसको और गंदा फील होने लग गया. मीन्स मेंटली ही वॉज नॉट फाइन. नेक्स्ट, ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स. और खत्म. उसके आगे जब उसको और अच्छा फील नहीं होने लगा, तो उसने फ्रेंड बनाने ही बंद कर दिए, तो सोशल प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई. नाउ हैड हेडेक्स, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप. अब क्या हुआ? अब फिजिकल प्रॉब्लम भी आने लग गई. सो बेटा इस पूरे सिनेरियो में क्या बताया हुआ है? वो नए इन्वायरमेंट में गया, उस टाइम पर उसको कोई फ्रेंड नहीं मिला, पेरेंट्स बिजी होंगे, हो सकता है वर्किंग हो, तो बहुत लोनली फील हुआ. लोनली फील हुआ एज अ इमोशनल चैलेंज. उसके बाद उसने स्क्रीन टाइम इंक्रीज किया. स्क्रीन टाइम इंक्रीज करते करते उसको और खराब फील होने लग गया. मीन्स मेंटली ही वॉज नॉट फाइन. उसने फ्रेंड बनाने बंद कर दिए, तो सोशली ही वॉज नॉट फाइन. इन सब के कॉम्बिनेशन से उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ा. उसका वेट लॉस हो गया, हेडेक होने लग गया, स्लीप वेल, ही कुड नॉट स्लीप वेल. सो फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ा. ठीक है, नाउ a doctor advised less screen time, meeting a counselor. The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. Now question is, what was the cause of boy's health problem? बेटा यहाँ पर क्या हेल्थ प्रॉब्लम का कॉज कोई डिजीज है? क्या उसकी बॉडी में कोई डिजीज आया था? नो, ही वॉज हियर सोशली, मेंटली नॉट फिट.
जब दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ता गया उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ा, राइट? तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज नॉट जस्ट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, हेल्थ इज बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। तो हेल्थ जब हम डिफाइन करते हैं तो 3 सिनेरियो उसमें आते हैं, दैट इज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। क्लियर? अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी डेफिनेशन क्या बताती है भाई? बीइंग हेल्दी इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर कोई बॉडी में डिजीज नहीं है तब भी हम उसको हेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते। हेल्दी कंसिडर करने के लिए ये तीनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, A healthy person can perform task efficiently and cope with the difficult situation. जब कोई पर्सन हेल्दी होगा मीन्स इन तीनों क्राइटेरिया को मीट करेगा तभी वो कोई काम एफिशिएंटली कर सकता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको कोप अप भी कर सकता है ना? अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली वो ये कोई टास्क नहीं कर सकता, कोई भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन फिजिकली फिट है ना, सोशली भी फिट है, लेकिन मेंटली अगर फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है मतलब उसका दिमाग किसी टेंशन में है, वो कुछ सोच रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, बहुत परेशान है, तो क्या उसके बाद ये कोई टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। टास्क उसके सामने है लेकिन दिमाग अगर कहीं और है, दिमाग कहीं और बिजी है, टेंशन में है, तो वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना? डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा डिसीजन लेने होते हैं, अच्छे डिसीजन। तो अच्छे डिसीजन लेने के लिए यानी गुड डिसीजन के लिए आपका दिमाग मेंटली फिट होना चाहिए। अगेन मेंटल हेल्थ इज रिक्वायर्ड, ठीक है? अब जो ये हम कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पर WHO ने जो डेफिनेशन दी है ये हमारी साइंटिफिक हेरिटेज में बहुत पहले से इसके बारे में बताया जाता है। देखो साइंटिफिक हेरिटेज, ट्रू हेल्थ क्या बताया जा रहा है? बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। यहाँ पे सराउंडिंग इज सोशल, सो बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग, इन तीनों से बनती है एक अच्छी सेहत, राइट? और इस ट्रू हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या बताया गया है भाई? दिनचर्या फॉलो करिए और ऋतुचर्या को भी फॉलो करिए। व्हाट इज दिस? बेटा दिनचर्या पता होगा आपको, है ना? हमारी साइंटिफिक हेरिटेज में बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, योग करो, मेडिटेशन करो, हेल्दी खाना खाओ, बताते हैं तामसिक भोजन को मत कंज्यूम करो, राइट? सो ये दिनचर्या। ऋतुचर्या क्या है? ऋतु मतलब सीजन्स, सो सीजन के अकॉर्डिंग अपने फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, देन यू कैन स्टे हेल्दी, ठीक है? नेक्स्ट, ईटिंग फ्रेश फूड सुटेड फॉर वंस, प्रकृति, जो प्रकृति के अकॉर्डिंग जो फ्रूट आ रहे हैं, है ना, मान लो एप्पल आ रहे हैं विंटर्स में, उसको खाओ, वाटरमेलन आ रहे हैं समर में, उसको खाओ। सो ऋतु के अकॉर्डिंग जो भी फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल है उसको कंज्यूम करिए। योग, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस सपोर्ट फॉर वेलबींग, ये हमेशा आपके दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, राइट? यह हमारा साइंटिफिक हेरिटेज है। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। नाउ हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? हेल्थ तो हमें पता पड़ गई, है ना? हेल्थ की डेफिनेशन, 3 एस्पेक्ट्स वी हैव टू कवर। अब इन 3 एस्पेक्ट्स को हम कैसे कवर कर सकते हैं? बेटा बस बड़ों की बात मान लो, यस, इतना ही काम करना। तुम लोगों के लिए तो बहुत ईजी है, जो बड़े बोल रहे हैं वो मान लो। बोला कि मैम सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम तो वही है ना? देखो यहाँ पर गुड हैबिट वर्सेस बैड हैबिट। अब बोलोगे मैम ये बच्चों वाली चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बेटा ये आपके आंसर का पार्ट होने वाला है, आगे जाके जब आपको आंसर लिखना पड़ेगा ना तो यही चीजें लिखेंगे। अगर गुड हैबिट बैड हैबिट को अच्छे से अभी एक बार रिकॉल कर लोगे तो आंसर लिखने में बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है? देखो पेरेंट्स क्या बोलते हैं भाई, मम्मी क्या बोलती है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अच्छे से नहा धो लो रगड़ के, है ना? पर्सनल हाइजीन रखो, ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, जंक फूड मत खाओ, अच्छा खाना खाओ, राइट? नेक्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली, वो तो इन ड्रीम्स करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? गेम्स की बात नहीं हो रही है, उठे सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, है ना, वो वाले। टेल मी इन द कमेंट्स। सो एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक टाइम टू रिलैक्स एंड मेडिटेट एवरीवेयर। ये बेटा रिलैक्सिंग और मेडिटेशन, है ना? अब मेडिटेशन का जरूरी मतलब ये नहीं कि आप बैठ के ओम करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन एंड रिलैक्सिंग का मतलब क्या होता है? सम टाइम यू नीड टू जस्ट सिट विद योर सेल्फ, क्लोज योर आईज, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, है ना? अभी आप लोगों के लिए मेडिटेशन इतना भी काफी हो जाएगा। सो दिस मच यू नीड टू डू, ठीक है? कमिंग है बैड हैबिट्स, ये तो बहुत कॉमन है ना? जो करते हो सारे के सारे इसमें आ जाएंगी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, bad habit. Next, eating fast food and other junk food often, again bad habit. Sleeping late, वो भी बहुत कॉमन है। Skipping meals, especially breakfast. मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मम्मी मैं जा रही हूँ, है ना, मैं लेट हो गई। सो दिस इज वेरी कॉमन। सो ये सब आपको नहीं करना चाहिए, राइट? गुड हैबिट, बैड हैबिट, बेटा इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा? मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हाउ कैन यू मेंटेन दी हेल्दी लाइफस्टाइल?
बस ये गुड हैबिट और बैड हैबिट को याद रखना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। सो देखो हमने क्या बोला, जो जो पेरेंट्स बोलते हैं सब लिख डालो यहाँ पर। मेंटेनिंग हेल्थी लाइफस्टाइल, सो ईट बैलेंस डाइट, फ्रूट वेजिटेबल होल ग्रेन्स, थोड़े 1-2 लाइन और ऐड कर लेना। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, अवॉइड जंक फूड, स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, आउटडोर प्ले। इसके अलावा लिमिट योर स्क्रीन टाइम, यहाँ का इनफ फूड, गेट इनफ स्लीप, नॉट फूड, गेट इनफ स्लीप, प्रैक्टिस योगा प्राणायाम, से नो टू टोबैको, एल्कोहल एंड ड्रग्स। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स दैट यू कैन राइट डाउन हियर। बहुत ईजी है, लेकिन अगर इनको याद रखोगे तो बिल्कुल कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, फटाफट लिख लोगे, ठीक है। चलो, नाउ कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। बेटा हम जो हेल्दी रहने के ये 3 एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक हमारा एनवायरमेंट क्लीन ना हो। देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, सी द डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें स्पॉट द डिफरेंस वाला गेम नहीं खेलना है, लेकिन देख के पता पड़ रहा है कि ऊपर वाले पिक्चर में आपको क्लीन एयर मिल रही है, आपका सराउंडिंग इतना नीट एंड क्लीन है, पीपल आर मोर हैप्पी। यहाँ पर एयर इज पॉल्यूटेड, कितना डर्टी एनवायरमेंट है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ व्हाट, हाउ इट मेक्स द डिफरेंस ऑन योर हेल्थ, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। पहले हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्लीन सराउंडिंग को। सो क्लीन सराउंडिंग्स आर इंपॉर्टेंट एज पर्सनल हाइजीन, है ना। जैसे हम अपनी बॉडी को साफ रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने आसपास को भी, सराउंडिंग को भी साफ रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, पीपल लिविंग इन पॉल्यूटेड, डर्टी, अनहाइजीनिक एरिया आर यूजुअली फॉलिंग मोर सिक। यहाँ के लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे ऑब्वियसली। अगर कभी भी पेंडेमिक होगा, कभी भी कोई डिजीज अगर आउटब्रेक हो रहा होगा, तो पहले कहाँ फैलेगा, यहाँ पर। क्यों फैलेगा, बिकॉज दिस इज डर्टी इन्वायरमेंट। यहाँ पर वो हाउस फ्लाई, मस्किटोज ज्यादा हैं, वो ज्यादा जो है किसी भी डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सच प्लेसेस आर फुल ऑफ फ्लाइज, मस्किटोज विच कैन स्प्रेड मोर एंड मोर नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट शुड बी क्लीन। नेक्स्ट आ जाते हैं एयर पे। बेटा यहाँ की एयर की कंडीशन देखो, आपने AQI सुना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का कितना रहता है, 400, 500। अगर फॉरेन कंट्रीज में, कनाडा वनाडा में चले जाओ तो बोलेंगे वो डेथ बैग है एक, राइट। यस, वी आर स्टेइंग इन दैट डेथ बैग। बाकी सारी कंट्रीज में बेटा जो AQI होता है वो 70, 80, 90 ऐसे होता है। हम लोग 400 में जी रहे हैं, कितना जिएंगे पता नहीं। देखो, so similarly clean air, water are also important for our health. In cities, air pollution from vehicle and factories can cause problem like coughing and asthma. ऐसी वाली सिटी में जो रहेगा उसको ऑब्वियसली ज्यादा लंग्स वाली प्रॉब्लम होगी। यस, नेक्स्ट, AQI, that is air quality index, tells us that how clean is the air. Clean air and water are essential for good health. You know that, right? इसके अलावा सोशल वेलबींग, है ना। तो सोशल वेलबींग क्या है भाई, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कीप द स्ट्रेस फ्री एंड आवर माइंड हेल्थी। कभी भी आप देखना, जब आप ज्यादा स्क्रीन टाइम पे होते हो, मतलब अपने अकेले बैठे हुए हो स्क्रीन के साथ, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम रादर देन दूसरी कंडीशन जब अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, जब अपने फैमिली के साथ रहते हो, जब आप अच्छे मतलब हंसी खुशी खेल रहे होते हो। So then see the difference in your body. Beta, you will feel more alive when you are with your friends, when you are with your family, when you are laughing, rather than that just sitting on a couch like a couch potato and checking the screen, isn't it? Next, talking, laughing and having fun is the part of healthy well-being. ठीक है? So 3 aspects here about the environment. चलो, moving ahead. Next, disease. Now what are the cause? अब मान लो किसी की बॉडी में डिजीज भाई हो ही गया है ना, हेल्दी पर्सन जो था उसको अब किसी ने डिजीज ने पकड़ लिया है ना। व्हाट आर दीज, ना व्हाट आर द कॉजेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो, डिजीज है क्या, अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स नॉर्मल वर्किंग बॉडी और माइंड। क्या है भाई डिजीज, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन था जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक था, बॉडी बिल्कुल ठीक थी, अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है ना। So a condition that affects the normal working of body or mind happens when one or more organ stop functioning properly. कोई ना कोई ऑर्गन जो आपकी बॉडी का है वहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ चुका है और उसने काम ढंग से करना बंद कर दिया है, ठीक है। Caused by pathogens like bacteria, virus, fungi, worms and protozoa. Pathogens क्या होते हैं? What are pathogens? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी डिजीज को आपकी बॉडी तक लेके आते हैं, मतलब आपकी बॉडी में डिजीज वो कॉज कर रहे हैं खुद, ठीक है। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आ सकती है 1 मार्कर में। व्हाट आर पैथोजेंस, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये कौन कॉज कर सकता है भाई, ये कोई पैथोजन कॉज कर सकता है। उसके अलावा
कैन ऑल्सो द रिजल्ट फ्रॉम द पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो जो भी बैड हैबिट्स थी यानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, उनसे भी ये डिजीज आ सकते हैं, राइट। अब अगेन इनको हमें डिटेल पढ़ना है आगे जाके। सो डिजीज बेटा दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म डिजीज एंड लॉन्ग टर्म डिजीज। ये डिफरेंस किसके बेसिस पे है? टाइम के बेसिस पे। देखो कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए आते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फीवर, है ना। ये क्या होता है कि भाई आज आया, आज बिल्कुल आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आप मेडिसिन लोगे 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। सो दिस इज शॉर्ट टर्म यानी एक्यूट, लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, कॉमन कोल्ड। यहाँ पे आते हैं भाई लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जो 3 मंथ और मोर आपकी बॉडी में रह जाए, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेना पड़े, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। क्लियर? सो लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसके अलावा कैंसर ना, ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ डिजीज डिपेंडिंग ऑन द कॉज। सो बेटा यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन देखेंगे वो है डिपेंडिंग ऑन कॉज। इससे पहले जो हमने डिजीज का डिफरेंशिएशन देखा दैट वाज ऑन द ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन डिजीज। अब है कॉज के बेसिस पे। सो कॉज के बेसिस पे यू आर हैविंग कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम एनसीडीज भी बोलते हैं, एग्जाम में सिर्फ एनसीडीज भी लिख के आ सकता है, ठीक है, तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखो अब कम्युनिकेबल डिजीज नाम से पता पड़ रहा है, ये स्प्रेड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये जो है वो पैथोजन की वजह से होते हैं। अब पैथोजन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लो कॉमन कोल्ड हो रहा है, स्नीज करा तो जितने भी एयर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें वो वायरस हो सकता है, वो दूसरी बॉडी में जाएगा। सो कम्युनिकेबल। क्लियर? सो देखो यहाँ पर दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन्स। पैथोजन कौन कौन है भाई? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, है ना, वॉर्म्स, ये सारे। सो दीज ऑल आर द पैथोजन्स। दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर पैथोजन स्प्रेड हो रहे हैं तो उसका मतलब डिजीज भी स्प्रेड हो रहा है, दैट्स व्हाई कम्युनिकेबल डिजीज। स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट, दीज आर द मोड ऑफ स्प्रेड। इनको डिटेल में आगे समझेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? टाइफॉइड है, डेंगी है, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19, टीबी, कोलरा, राइट। अब बाकी कुछ याद हो ना हो, कोविड-19 तो पता ही होगा, है ना। सो कोविड-19 हो गया, फ्लू हो गया, टीबी हो गया, दीज आर ऑल कम्युनिकेबल। क्लियर? आगे देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। बेटा ये वो डिजीज है जहां पर पैथोजन का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है। तो किसका रोल है? खुद की हैबिट का, हम कैसे रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, दीज आर द डिजीज। सो दीज आर बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल, ठीक है। सो दीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये क्योंकि यहाँ पर कोई पैथोजन का रोल नहीं है तो ये एक से दूसरे पे स्प्रेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, यूजुअली लिंक टू द लाइफस्टाइल, डाइट एंड द इन्वायरमेंट। इसके पीछे कॉज क्या है? हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, उसकी वजह से हमारा डाइट का तरीका, खाना खाने का तरीका बहुत खराब है, या फिर हमारा इन्वायरमेंट बहुत खराब है ना। सो ये दीज आर द 3 रीजन बिकॉज फॉर दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल क्या है? डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड डेफिशिएंसी डिजीज लाइक स्कर्वी, एनीमिया एंड गॉइटर ऑल्सो, है ना। तो अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो हमको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो उस केस में हमको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। सो दीज आर द एनसीडीज। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड एंड स्प्रेड। तो अभी से आगे हम पहले कम्युनिकेबल डिजीज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे एनसीडीज पर, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिजीज भाई कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे कॉज होते हैं, ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। हाउ डू पैथोजन एंटर आवर बॉडी? ये तो पता पड़ गया भाई कि कॉज इज द पैथोजन, है ना। वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे आया और हमको ये वाला कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हुआ, वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो ये पिक्चर 3.4 आपकी एनसीईआरटी की बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, यानी पैथोजन्स आ सकते हैं, ठीक है। सो कैसे आ सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसको प्रॉब्लम थी, आप गए उसके पास, उसका हाथ टच किया आपने, है ना, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से अगर उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जर्म्स होंगे हैंड में, तो आपके हैंड में ट्रांसफर हो गए, आपने मुंह में टच किया, बस हो गया। नेक्स्ट, बाय एयर, मैंने बताया था स्नीजिंग। अगर मान लो आपने स्नीज किया, इसको कॉमन कोल्ड हो रहा है, स्नीज किया, तो स्नीज में जो ड्रॉपलेट्स आती हैं उसमें भी वायरस होगा, अगेन हो सकता है इनकी बॉडी में चला जाए। सो ट्रांसफर। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट,
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, मीन्स यहाँ पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसके सामान को टच कर दिया, तो सामान को टच करा तो उसमें भी वायरस या फिर पैथोजेंस हो सकते हैं, नॉट ओनली वायरस, पैथोजन बोलेंगे अभी, है ना, पैथोजेंस हो सकते हैं। बाय फूड, उनका जूठा खाना खा लिया, है ना, तो अगर किसी का फूड शेयर कर लिया, पानी शेयर कर लिया तो भी हो सकता है। मस्किटो एंड इंसेक्ट्स, बेटा अगर पैथोजन खुद नहीं आ रहे तो ये मस्किटो, ये इंसेक्ट उनकी बॉडी में गए, वहां से ब्लड सक किया, अब उनके मुंह पे इनके जो ब्लड सक किया उसमें वो पैथोजन है, राइट, आके इनको भी बाइट कर लिया तो पैथोजन ट्रांसफर हो गया, राइट। सो ये इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। और यहाँ पर इंसेक्ट का क्या रोल है, इंसेक्ट आर लाइक द पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्टमैन की तरह काम कर रहे हैं, नॉट पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन की तरह, डिलीवरी बॉय की तरह, है ना। तो यहाँ पर इनको बोला जाता है वेक्टर्स। ये इंसेक्ट क्या है बेटा, वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर दोज इंसेक्ट्स विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। एक और डेफिनेशन आ गई, पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है रेबिड एनिमल, इसको कोई प्रॉब्लम थी, इसने काट लिया, ट्रांसफर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट था थ्रू एयर, थ्रू वाटर एंड फूड, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या बताए थे मैंने, इंसेक्ट लाइक मस्किटो एंड हाउस फ्लाई दैट कैरी द पैथोजन, है ना। डेफिनेशन मैंने यहाँ प्रॉपर दी हुई है, इंसेक्ट दैट कैरी द पैथोजन आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स डू नॉट गेट डिजीज, बेटा वेक्टर्स खुद कॉज नहीं है डिजीज के, वेक्टर्स सिर्फ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम हेल्दी इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। ये बिल्कुल क्लियर आपको लाइन पता होनी चाहिए, वेक्टर्स आर नॉट द कॉज ऑफ डिजीज, वेक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। इसके बाद थ्रू एनिमल्स, जैसे कि हमने रैबिट वाले का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कॉज। ये पिक्चर को दिमाग में रखो, बाकी ये रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिजीज वन बाय वन। सबसे पहले डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू एयर। एयर से कौन कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं, देखो यहाँ पर वी हैव टू स्टडी ओनली 4 हियर, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। बेटा ये 4 डिजीज एयर से स्प्रेड होते हैं, बस इतना आपको यहाँ पर याद करना है, बाकी ये बहुत ईजी है, टेबल को देख के मत डरो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। देखो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, कॉजिंग एजेंट कौन सा है, वायरस। अब ये भी, इसको भी देख के बच्चे डर जाते हैं, मैम हमें कैसे याद होगा कौन सा डिजीज वायरस से हो रहा है, कौन सा प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है। डोंट वरी, आगे जाके एक ट्रिक में समझाऊंगी जिससे आपको सब याद हो जाएगा। तो अभी के लिए कॉजिंग एजेंट यानी जो पैथोजन है उसके वजह से लोड मत लो, बाकी चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड, देखो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा सबको हुआ होगा पक्का। क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, नेजल कंजेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, गले में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, फीवर आ जाता है, कॉमन है ना। बस यही सब लिखना है यहाँ पर, सिम्टम में यही लिखने हैं आपको, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट का, फीवर, बॉडी एक, लिख लोगे ना। जब ऐसा होता है, जब कभी भी आपको कॉमन कोल्ड होता है तो क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि बाकी लोगों को ना हो, राइट। तो क्या कर सकते हो आप, मास्क पहन लो, है ना, अपनी चीजें शेयर मत करो किसी के साथ, रेगुलरली हैंड वॉश करते रहो ताकि वो जर्म्स अगर आपके हाथ में है तो किसी पे फैले ना, इजंट इट, वेरी वेरी कॉमन। यही आपको यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स में लिखना है, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम, कवर योर माउथ एंड नोज, वियर मास्क, इजी। चलो ये बहुत ईजी था। यहाँ पे आ जाते हैं चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, आजकल बहुत रेयरली दिखता है, इतना नहीं देखा होगा आपने, तो सिम्टम देखते हैं पहले इसके। बेटा चिकन पॉक्स में क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसमें, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वायरस से ये कॉज होता है, इसमें माइल्ड फीवर आता है, इची स्किन होती है, रैशेस एंड ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज चिकन पॉक्स, राइट। अब अगर ऐसा होता है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब प्रिवेंटिव मेजर्स को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों के प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, तो अलग अलग क्यों पढ़ना है, फालतू में लोड पड़ेगा, तो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे आ जाओ मीजल्स में, मीजल्स अगेन कॉज्ड बाय वायरस। इसमें क्या होता है, इसमें भी रैशेस होते हैं, लेकिन बेटा जो आपका चिकन पॉक्स था उसमें बड़े बड़े ब्लिस्टर्स आते हैं, इसमें मीजल्स में छोटे छोटे रेड 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 डॉट आ जाते हैं पूरे ईयर के पीछे, नेक में, बॉडी में, स्किन में, राइट। सो यहाँ पर मीजल्स में जो है आपका रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड स्किन, सी द डिफरेंस। यहाँ पर बड़े बड़े ब्लिस्टर्स थे, यहाँ पर छोटे छोटे रेड रेड डॉट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई फिर, इसका मतलब स्किन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर आपका सोर थ्रोट होता है, फीवर आता है आपको, राइट। सो अगेन द सेम। ट्यूबरक्लोसिस में आ जाओ भाई,
ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अगेन इसमें लंग्स में प्रॉब्लम होती है। टीबी वाला इंसान आपने पक्का देखा होगा, बहुत लीन एंड थिन होता है। क्यों लीन एंड थिन होता है इतना ज्यादा? क्योंकि उसकी भूखी मर जाती है, वो खाना ही नहीं खाता ढंग से, राइट। सो लॉस ऑफ एपेटाइट आपको ट्यूबरक्लोसिस में दिखेगा। बहुत ज्यादा उसको कफिंग हो रही होती है, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल चला जाता है ना, तो लंग्स में प्रॉब्लम होती है। सो ट्यूबरक्लोसिस में देखो लंग्स इफेक्टेड, कफिंग, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट, ये सारी प्रॉब्लम आपकी टीबी की। समझते हुए करो, सब आसान है ना। और सब जगह देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स पक्का होगा। क्यों? क्योंकि एयर के थ्रू हो रहा है। एयर के थ्रू हो रहा है तो उसका मतलब जो भी आपका पैथोजन है वो आपके एयर ट्रैक्ट से ही आपकी बॉडी के अंदर गया। यस, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो इन्वॉल्व है ही सब जगह, लिख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके प्रिवेंटिव मेजर्स पे। बेटा ये वाले जो हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब कॉमन कोल्ड देखो 3-4 दिन होगा, परेशानी होगी, चला जाएगा, सो नोबडी इज टू मच बॉदर्ड अबाउट इट। तो यहाँ पर हम नॉर्मल आपका प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं। लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी कि उनको फिर ज्यादा कोई टच नहीं करता। एक जो होगा, जो उनका केयर कर रहा होगा, बस वही जाएगा अंदर, वही खाना पानी देगा, वही उनके चीजों को हैंडल करेगा। ठीक है, प्रॉपर मास्क के साथ। क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, स्पेशली जब डिजीज बहुत ही एक्टिव मोड में होता है तब तो ज्यादा ही करा जाता है ना। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कवर माउथ एंड नोज, मास्क लगा लो, मेंटेन हाइजीन, इसमें वैक्सीनेशन भी मिलते हैं, राइट। वैसे तो आजकल इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन आता है, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जिनके प्रॉपर वैक्सीनेशन है। ठीक है, तो ये तीनों, ये जो चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, तीनों के लिए सेम प्रिवेंटिव मेजर आपको याद करने हैं। कंप्लीट आइसोलेशन पक्का याद कर लेना, बाकी सब कॉमन है। कंप्लीट आइसोलेशन कर लो, क्योंकि एयर से फैल रहा है तो मुंह बंद कर लो, मास्क पहन लो, हाथ वहां धो लो, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब आ जाओ उन डिजीज पे जो खाना पानी से फैल जाते हैं। ठीक है, यानी गंदे पानी से, इन्फेक्टेड वाटर, नॉट कंटामिनेटेड वाटर से, अनकुक्ड फूड से, इन चीजों से। देखो क्या क्या है डिजीज यहाँ पर? हेपेटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफॉइड एंड एस्कैरिसिस। ठीक है, देखो समझते हैं इनको। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए किसको इफेक्ट करता है भाई? लिवर को करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये जितने भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये खाने पानी से हो रहे हैं, यानी फूड एंड वाटर से हो रहे हैं, तो यहाँ पर टमी, आपका जो पेट वाला एरिया है, वहां पर इफेक्ट होगा। तो आपका लिवर इफेक्टेड है, यहाँ पर इंटेस्टाइन इफेक्टेड है। ठीक है, सो हेपेटाइटिस ए में लिवर इफेक्ट होता है। लिवर में इफेक्ट होगा तो उसका मतलब आपका कहीं ना कहीं स्टमक एक होगा। लिवर किस साइड है भाई? अपर स्टमक में, आपके राइट हैंड साइड में, है ना। पढ़ लिया है तो आपको पेन भी वहीं कहीं होगा। देखो लिखा है कहीं, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन, क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम है तो वहीं दर्द होगा। इसके अलावा फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग। अगर पेट की प्रॉब्लम है तो नोजिएटिक फील होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, कॉमन। जॉइंटिस, फटीग, बहुत थकान होती है, भूख नहीं लगती है, राइट। दीज आर द कॉमन वन। नेक्स्ट अगेन सिम्टम्स आते पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई कॉलरा। कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इंटेस्टाइन में यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है और इसमें डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इतना ज्यादा इसमें डायरिया मतलब लूज मोशन होते हैं कि बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो ऐसे में ORS कंटिन्यूसली दिया जाता है पेशेंट को, है ना। सो दिस इज कॉलरा। टाइफाइड में क्या होता है भाई? टाइफाइड में अगेन आपकी इंटेस्टाइन पे फर्क पड़ता है। इसमें हेडेक होगा, फीवर होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अगेन डायरिया। देखो डायरिया कॉमन है ऑलमोस्ट, है ना। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब थोड़ा पेट में दर्द होता है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये वाला बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये वॉर्म के थ्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है भाई? यहाँ पर किससे हो रहा है बताओ? किससे हो रहा है? कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है, अनकुक्ड फूड से हो रहा है। तो वाटर को बॉईल करो, है ना, अच्छा शुद्ध पानी पियो। सो बॉयल द वाटर, मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन, राइट। उसके अलावा ड्रिंक बॉइल वाटर, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड। और इनके वैक्सीन आते हैं, वैक्सीन लगवाओ बच्चों, छोटे बच्चों को इनके वैक्सीन लगते हैं, है ना। ये सारे वैक्सीनेटेड होते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन वाले हैं ये। वैक्सीन लगवाओ, मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन। इजी? कोई टफ है क्या? सिंपल है ये, है ना। बस आपको डिजीज के नाम याद रखने हैं। डिजीज कौन कौन से हैं भाई? हेपेटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफॉइड, दीज आर वाटर वाले। उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे एस्कैरिसिस। ये वर्म से होता है, ये एक वर्म से होता है। और कौन सा वर्म होता है भाई? राउंड वर्म।
ये राउंड वॉर्म बॉडी में आपके इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है। स्पेशली ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, और अगर ये छोटे बच्चों में हो गया तो उनके सारे के सारे न्यूट्रिएंट ये राउंड वॉर्म खा जाता है। उसके बाद वो बच्चे बिल्कुल लीन एंड थिन हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं होगी, राइट। सो दिस इज एस्केसिस। यहाँ पे इंटेस्टाइन में इफेक्ट होगा, क्या होगा देखो, वॉर्म्स इन स्टूल एंड डायरिया। ये जो वॉर्म्स होते हैं वो स्टूल में दिखते हैं, डायरिया हो जाता है बच्चों को, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस हो जाएगा, पुअर ग्रोथ एंड एनीमिया ऑल्सो। सारे के सारे न्यूट्रिएंट तो ये लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनीमिया है ना। क्या करना है इसमें, मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन। बेटा ये डिजीज में अगेन मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन, क्योंकि आपको अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब वहां पर आपके आसपास सफाई हो। नेक्स्ट, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, अगेन द सेम। यहाँ पर सिर्फ वैक्सीनेशन वाला वर्ड मिसिंग है, इसीलिए इसको अलग से लिखा गया है, अदरवाइज सेम ही है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर पैरासाइट, ये राउंड वॉर्म क्या है, ये राउंड वॉर्म एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी में जाते हैं और उनके हिस्से का सारा न्यूट्रिएंट फूड सब खा जाते हैं, ठीक है, और यानी दूसरी बॉडी को हार्म करते हैं। क्लियर। सो पैरासाइट्स are those organisms that live inside another living organism, another living being and feed on their nutrient. उनके हिस्से के न्यूट्रिएंट पे वो फीड करते हैं, यानी कि उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर। नाउ these are especially harmful for growing children. They steal the nutrient needed for their proper growth and development. Correct? समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट्स। सो नाउ यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ने हैं दो, जो कि मलेरिया एंड डेंगी। बहुत सुने हुए हैं आपने, है ना। अब मलेरिया और डेंगी किससे होते हैं, कौन फैलाता है, मस्कीटोज। कौन से मस्कीटोज, मलेरिया थ्रू फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, एंड डेंगी एडीज जो मस्कीटो होता है उसके थ्रू, राइट। अब बेटा यहाँ पे जो मस्कीटो है वो क्या है, वो वेक्टर है, वो खुद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो यानी पैथोजन है उसको सिर्फ कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यू नो दैट, राइट। चलो, सो मलेरिया का कॉजिंग एजेंट कौन है, प्रोटोजोआ है। फीमेल मस्कीटो एनाफिलीज का क्या रोल है, वो सिर्फ वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। नाउ साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, स्किन एंड ब्लड, ऑब्वियसली, क्योंकि मस्कीटो यहीं पे स्किन में आके बैठते हैं, उसको वहां बाइट करते हैं, ब्लड में आपका ये प्रोटोजोआ चला जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम बहुत कॉमन है। मलेरिया में क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है, ऐसे पीरियोडिक चिल्स फील होते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, कभी कभी बहुत स्वेटिंग भी हो जाती है। सो दैट ऑल इज रिटन हियर, ठीक है। आ जाते हैं डेंगी में। डेंगी किससे होता है बेटा, डेंगी के लिए जो कॉजिंग एजेंट है वो प्रोटोजोआ नहीं है, वो वायरस है, ठीक है। क्या है, वायरस। यहाँ पर अगेन स्किन एंड ब्लड, सेम वही साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा। क्या होता है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर भी फीवर आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द भी होता है, राइट। सो हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया, ये सब डेंगी के सिम्टम है। क्लियर। अब आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ये पढ़ाने की जरूरत है, ये तो बताइए आपको। मस्कीटो से बच जाओ, बस आप इन डिजीज से बच जाओगे, राइट। सो मस्कीटो रिपेलेंट का यूज कर लो, मस्कीटो नेट का यूज कर लो। पानी जहाँ पे इकट्ठा जो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मस्कीटोज के लिए, उसको हटाओ यहाँ से, राइट। सो मस्कीटो नेट का यूज, रिपेलेंट का यूज, वेयर फुल स्लीव क्लॉथ्स, कंट्रोल मस्कीटो ब्रीडिंग, अवॉइड एरियाज विद स्टिल वाटर। सो वेरी वेरी इजी। क्लियर। चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। बेटा हमने 3 कैटेगरीज देखी, एयरबॉर्न डिजीज, वाटर एंड फूडबॉर्न डिजीज एंड उसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज, राइट। एयरबॉर्न डिजीज जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, हमने 4 पढ़े थे यहाँ पर। फर्स्ट वन वाज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है। उसके बाद चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड देन ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ पर हमें कंप्लीट आइसोलेशन करना होता है, राइट। अब यहाँ पर मास्क, हाइजीन, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, दीज आर द कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट वाटर एंड फूडबॉर्न डिजीज, अगेन हमने 4 पढ़े थे यहाँ पर, स्टार्टिंग विद हेपेटाइटिस ए, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर कॉलेरा, देन टाइफॉइड एंड देन उसके बाद एस्केरिसिस, जो कि वॉर्म से होता है, पैरासाइट से होता है। यहाँ पर क्या करना था आपको, वाटर को बॉईल करना है, खाना अच्छे से पका के खाना है, अपने आसपास हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करना है, दीज ऑल। नेक्स्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज में क्या था, यहाँ पे हमने 2 पढ़े, मलेरिया एंड डेंगी। यहाँ पे क्या है प्रिवेंटिव मेजर, मस्कीटो से बचो। सो मस्कीटो नेट लगाओ, रिपेलेंट्स लगाओ, उसके बाद यूज फुल स्लीव्स क्लॉथ्स, अवॉइड और एलिमिनेट दिस स्टैग्नेंट वाटर, दिस ऑल इजी। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि हम ये जितने भी पैथोजेंस हैं वो वायरस की कैटेगरी में आते हैं या बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं, इसको याद करेंगे, है ना। तो कैसे याद करेंगे बेटा, सबसे ज्यादा यहाँ पे डिजीज जो हमने पढ़े वो वायरस वाले थे, तो उनको याद कैसे करना है, देखो इसके लिए एक बहुत इजी तरीका है, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट्स भी बनाया था। यहाँ पे देखो, मम्मा पुट चिकन हैदराबादी बिरयानी इन डेंजर।
इतना ही याद कर लो अभी, उसके आगे और भी है, गाना जो है वो और भी है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना कवर हो जाएगा। मम्मा पुट चिकन हैदराबादी बिरयानी इन डेंजर, अगर ये याद करो तो सारे वायरस के डिजीज आपके कवर यहाँ पर। कौन कौन से? मम्मा का मतलब मीजल्स, राइट, यहाँ पे पढ़ा था हमने, एयरबॉर्न डिजीज। पुट इज यहाँ पर पोलियो, पोलियो पता है आपको कि वायरस से होता है ना। चिकन इज चिकन पॉक्स। अब काफी सारे बच्चों का एक का कमेंट भी आया था कि मैम वेजिटेरियन वाला कुछ बनाओ ना यहाँ पर गाना। बेटा यहाँ पे चिकन पॉक्स है तो चिकन इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन वेज वेज मत जाओ, पढ़ लो। सो चिकन, चिकन पॉक्स, हैदराबादी बिरयानी इज हेपेटाइटिस बी। इसके बाद इन्फ्लुएंजा, इन डेंजर है ना, तो इन इज इन्फ्लुएंजा, दैट इज कॉमन कोल्ड कैटेगरी में आ गया, एंड डेंजर इज डेंगी। दैट्स इट। मम्मा पुट चिकन हैदराबादी बिरयानी इन डेंजर। सो ये आपके वायरस वाले हो गए। अब यहाँ पे जो हमने बैक्टीरिया वाले पढ़े हैं, बैक्टीरिया के लिए भी गाना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो तीन ही है जो आपको पढ़ने हैं, तो इसलिए ऐसे याद करेंगे। देखो टीबी एंड टीसी, बस ऐसे याद कर लो। टीबी टीसी क्या मतलब इसका? टीबी तो पता ही है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हियर टीसी इज टाइफॉइड एंड कॉलेरा, जो कि बैक्टीरिया से होते हैं एंड दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी वाटरबॉर्न डिजीज में आते हैं। दैट्स इट, क्लियर। बाकी दो डेंगू और मलेरिया आपको पता ही है, ये याद हो जाएंगे। डेंगू वैसे भी हमने यहाँ कवर कर लिया। मलेरिया में प्रोटोजोआ होता है एंड एस्केरिसिस में राउंड वर्म होता है जो कि पैरासाइट है। दैट्स इट, वी आर डन, क्लियर। चलो चलते हैं आगे। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, द एनसीडीज। हमने कम्युनिकेबल डिजीज सारे खत्म कर लिए हैं। नाउ वी आर कवरिंग फॉर दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैटेगरी। देखो बेटा क्या है ये डिजीज? दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सबसे मेन बात इनकी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज की तरह एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं। अगर किसी एक पर्सन को डायबिटीज है तो उसके साथ बैठने से, उसकी चीजें शेयर करने से आपको डायबिटीज नहीं होने वाला, राइट। नाउ not caused by pathogen, mainly caused by unhealthy lifestyle, poor diet, environmental factors, genetic factors, hormonal imbalance। देखो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमें पता है, हम अच्छे से नहीं रह रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, पुअर डाइट है ना, नॉन न्यूट्रिशियस फूड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर हमारे आसपास सारा अनहाइजीनिक कंडीशन है, हम बहुत बैड क्वालिटी एयर इंडेक्स AQI वाले एरिया पे रह रहे हैं, तो भी हमको काफ़ी सारी अस्थमा ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर, ये क्या है बेटा? जेनेटिक फैक्टर मतलब ऐसा देखा गया है, जैसे अगर सपोज पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर, राइट। नेक्स्ट हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं यानी एनसीडीज वो हो सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज डिजीजेस आर ऑफन साइलेंट, दे डेवलप स्लोली ओवर मेनी ईयर्स। बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एनसीडीज में क्या, कम्युनिकेबल डिजीज और एनसीडीज में मेन क्या फर्क है? जब भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो एक अलग से पैथोजन आपकी बॉडी में आ गया तो बॉडी इमीडिएटली रिएक्शन दिखाना शुरू करती है और आपको प्रॉब्लम पता पड़ती है। लेकिन जो ये एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये हमारी खुद की वजह से हो रहा है, तो बॉडी एकदम से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगी, कोई सिम्टम नहीं दिखाएगी। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हमारी बॉडी को अंदर से डिटोरिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट डेंजरस बिकॉज पीपल ऑफन डू नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर सिक। देखो यहाँ पे बॉडी को खुद समझ में भी नहीं आता, लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि भाई हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है ना, हमें अब थोड़ा रुकना चाहिए। सो दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर गोइंग इनटू दैट ट्रैप, दे आर फॉलिंग सिक। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दीज आर मोर डेंजरस। चलो चलते हैं आगे। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा देखो हमने डिजीज की दो कैटेगरी पढ़ी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट इज लाइफस्टाइल डिजीज एंड दूसरा वाला इज डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखो डेफिशिएंसी डिजीज आपने 6th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। डी से रिकेट्स हो जाते हैं, है ना। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। क्लियर? यू नो दिस। सो दीज आर डेफिशिएंसी डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज अब हम कवर कर रहे हैं, है ना। क्या क्या होंगे यहाँ पर? डायबिटीज है, हार्ट डिजीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। सो दीज ऑल आर दी लाइफस्टाइल डिजीज जो कि हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आओ हमको हो जाओ। क्लियर? देखो आगे। नाउ द राइजिंग थ्रेट ऑफ एनसीडीज इन इंडिया। बेटा जो आपके बुक में सबसे पहले ये बुलेटिन बोर्ड की एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर अगर ढंग से पढ़ो ना तो आपको पता पड़ेगा कि एनसीडीज का कितना ज्यादा थ्रेट है अभी इंडिया में, राइट। देखो कवर करते हैं। इन रिसेंट ईयर एनसीडीज हैव बिकम द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। जो अभी हमने ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स ये सब पढ़े, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है ना। इनके लिए वैक्सीन बन चुका है।
देखो अगर हमको फॉरेन कोई दूसरा पैथोजन है, कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए हमने वैक्सीन बना लिया, उसको हमने मारने का पूरा इंतजाम कर लिया, हम उससे बच सकते हैं। लेकिन जब खुद की ही हैबिट खराब हो तो हम क्या करेंगे? ये वो बीमारियां हैं जो खुद के वजह से हो रही हैं, और खुद पे कंट्रोल करना इज द मेन मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई एनसीडीज आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। सो मेजर रीजन फॉर दिस राइज इज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड। ज्यादा हम फास्ट फूड वाले हो गए हैं आजकल, पिज्जा बर्गर वाले हो गए हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल लाइक लेस फिजिकल एक्टिविटीज, आजकल फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज करना लोगों ने बंद कर दिया है। इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल, आजकल स्ट्रेस लेवल, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है लोगों पे, है ना। उसके अलावा पीपल लिविंग लॉन्गर लाइफ्स। अब इसका मतलब क्या है? लॉन्गर लाइफ से मतलब क्या है कि आजकल देखो प्रॉब्लम इतनी सारी है लेकिन उसका इलाज भी है ना। तो आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है जिसकी वजह से लॉन्गर लाइफ यूजुअली लोगों की हो जाती है। क्लियर? सो उसके वजह से देन अर्बनाइजेशन, यानी कि लेस आउटडोर एक्टिविटी। जितना ज्यादा अर्बन एरिया में रह रहे हैं उतना ज्यादा कंफर्ट है, लोगों के पास कंफर्ट है तो मेहनत नहीं करना चाहते, तो आउटडोर एक्टिविटीज वैसी और कम होती जा रही है। Clear? So these are the major reason for these rise in NCDs। और ये सारे के सारे रीजन किस पे डिपेंड करते हैं? खुद पे, खुद की हैबिट पे। Clear? Now you'll be surprised to know that India is one of that country which is having highest number of diabetic patient in the world। बेटा इंडिया में कितने सारे डायबिटिक पेशेंट हैं। ये डायबिटीज वर्ड इतना कॉमन हो चुका है आजकल, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। अब डायबिटीज क्या कंडीशन है? डायबिटीज में हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? Whenever some patient is having diabetes, it means उनके बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई? बेटा बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होगा उनकी बॉडी में ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिससे कि शुगर लेवल रेगुलेट नहीं हो पाता। ठीक है, देखो यहाँ पर व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज, द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली रेगुलेट द शुगर लेवल। नाउ व्हाई? बिकॉज ईदर द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और द बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन इफेक्टिवली। या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ये इंसुलिन, इंसुलिन क्या बताया मैंने? हार्मोन, है ना। ये इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या तो अगर है भी तो उसको प्रॉपरली वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों अचानक से बॉडी में ये हार्मोन बनना बंद हो गया इंसुलिन? बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ हो गया, इम्बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग ओवरवेट, ओबीज लोगों को जो ओबेसिटी जिनको होती है उनको ज्यादा चांस होता है कि डायबिटीज हो जाए। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? हमें कैसे पता पड़ेगा भाई किसी को डायबिटीज हो गया? देखो, उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, मीन्स उनको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है ना। नेक्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ऐसा लगता है कि गला बिल्कुल सूख गया है, सो एक्सेसिव थर्स्ट। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ज्यादातर डायबिटीज लोगों का एकदम वेट लॉस हो जाता है ना। अनएक्सप्लेन्ड, कुछ पता ही नहीं पड़ा कि रीजन क्या है उसका। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। टायर्डनेस एंड वीकनेस, एकदम बहुत ज्यादा थकान रहेगी, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जान ही नहीं है बॉडी में, है ना। अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस एंड वीकनेस ऑल्सो। नाउ स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहीं पे अगर छोटा सा कट लग गया तो वो वुंड जो है हील नहीं हो पाता जल्दी, है ना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। क्लियर? नाउ व्हाट आर द प्रिवेंशन देन? हम कैसे इसको रोक सकते हैं? बेटा क्योर नहीं पूछा हुआ है, पहले प्रिवेंशन पूछा हुआ है ना। प्रिवेंशन क्या कर सकते हो भाई? अगर आपको पता है कि कॉज क्या है तो भाई कैसे आप उसको रोक सकते हो? उन कॉज को हटाओ ना, फिजिकली एक्टिव हो जाओ, ओबेसिटी को कम करो, राइट। मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट ए हेल्दी डाइट, तो इजी है ये, है ना। ईट बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, अवॉइड शुगरी ड्रिंक एंड प्रोसेस्ड फूड। उसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ऑल्सो, है ना। रेगुलर हेल्थ चेकअप आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंडेटरी होना चाहिए। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। नाउ सम अदर NCDs अदर देन डायबिटीज मीन्स। ठीक है, देखो सबसे पहले ओबेसिटी। साइन एंड सिम्टम क्या है? ऑब्वियसली बॉडी वेट एकदम से बढ़ जाएगा, है ना। और उसके अलावा क्या हो सकता है? एक्सेसिव बॉडी वेट है, फटीग है, जॉइंट पेन है, ब्रेथलेसनेस है। जो ओबेस लोग होते हैं उनको ज्यादा चलने में कैसा होता है? एकदम सांस फूलने लग जाती है, चल नहीं पाते, है ना। उनकी बॉडी में क्योंकि इतना सारा वेट है तो उनके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उनको जल्दी जॉइंट पेन होते हैं। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स।
सजेस्टेड लाइफस्टाइल अगेन ये तो आप खुद ही लिख लोगे बेटा, ईट बैलेंस फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सब जगह वही ऑलमोस्ट, है ना। तो आप ओबेसिटी के लिए खुद से लिखोगे वो। नेक्स्ट डायबिटीज हमने पढ़ लिया ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या होता है उसमें, उस टाइम में बेटा अगर जैसे बीपी बढ़ता है ना तो एकदम से अंधेरा सा हो जाता है आंखों के आमने सामने, है ना, डिजीनेस सा फील होता है। सो हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, चेस्ट पेन होगा एकदम से। उसके अलावा ब्लड विजन, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम अंधेरा सा हो जाता है, तो ब्लड विजन, दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ बीपी। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा अलग है, पर्टिकुलरली इसके लिए है, डायबिटीज के लिए आप ये नहीं लिख सकते हो, है ना। तो हाइपरटेंशन के लिए रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है, हाई दिस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करते हैं, वो सॉल्ट कम खाते हैं अपने खाने में, है ना। सो रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, एक्सरसाइज, मैनेज स्ट्रेस, अवॉइड स्मोकिंग, ये अगेन कॉमन। नेक्स्ट अस्थमा, अगर किसी को है अस्थमा, जहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले पाते हैं वो, सो वीजिंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, कफ हो जाएगा एकदम से, है ना, ऐसा लगता है कि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, पता पड़ता है। सो दीज आर द सिम्टम्स। क्या होगा, अवॉइड ट्रिगर्स। बेटा अस्थमा वाले लोगों को यूजुअली कुछ ट्रिगर्स होते हैं, एकदम से पॉल्यूटेड वाले एरिया में जाएंगे या उनको पॉलन से एलर्जी होती है, तो जो भी ट्रिगर है उसको अवॉइड करो। सो अवॉइड द ट्रिगर्स लाइक डस्ट और पॉल्यूशन। उसके अलावा यूज द प्रिस्क्राइब्ड इनहेलर। अस्थमा वाले लोगों के पास पक्का एक इनहेलर होता है, वो हमेशा उनके पास होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हार्ट डिजीज हो गया, भाई किसी को दिल की बीमारी हो गई, दिल की बीमारी बेटा डिजीज की बात हो रहे हैं, दूसरे वाले कंटेक्स्ट में मत पहुंच जाना, है ना। सो हार्ट डिजीज, सो चेस्ट पेन, यहाँ पे चेस्ट पेन हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, फटीग है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, है ना। उनका जब मॉनिटर किया जाता है बीपी तो उसमें इरेगुलर हार्ट बीट आती है, ईसीजी भी सुना होगा आपने, राइट, ईसीजी उनका इरेगुलर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे भाई, क्या उसका सोल्यूशन है, ईट हेल्दी फूड, ऑब्वियसली एक्सरसाइज, क्विट स्मोकिंग एंड मैनेज द स्ट्रेस, right? So management of stress is one again the common factor which you can write almost everywhere, not obviously for asthma. यहाँ पे मत लिखो, बाकी सब जगह आप इसको लिख सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो नाउ हियर बी अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट जिनके बारे में हमको पढ़ना है, कमल राणा देव। कौन थी ये? शी स्टडीड हाउ हॉर्मोन्स एंड सर्टेन वायरसेस आर लिंक्ड टू कैंसर, हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। बेटा इन्होंने कैंसर के बारे में काफी स्टडीज करी थी। फर्दर हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टोबैको, डाइट एंड पोल्यूशन कैन राइज द रिस्क ऑफ कैंसर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। बेटा इनके वर्क से पता पड़ता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। कौन थी ये? कमल राणा देव। क्या, चलो चलते हैं आगे। नाउ हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज। बेटा इतने सारे डिजीज हमने देख लिए, उनके कॉज भी पढ़ लिए, तो आप कैसे बच सकते हो डिजीज से? ऑब्वियसली आप कॉज को एलिमिनेट करो, राइट, एंड वी नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेटा क्योर है, आजकल काफी सारे जो डिजीज हैं उनका क्योर है, लेकिन क्योरिंग की प्रोसेस कभी भी इजी नहीं होती। जिस पर्सन को डिजीज होगा उसको कितना सफर करना पड़ेगा, उसके फैमिली मेंबर्स को कितना सफर करना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग, यस। उसके अलावा जो डॉक्टर की फीस है, जो आजकल ट्रीटमेंट है, वो क्या सस्ता है? Of course not, money wasting, right? So that's why prevention is always better than cure. ठीक है, देखो both communicable and non-communicable disease can be prevented or controlled, right? It is always better to prevent the disease rather than to treat it. Why? Because prevention saves the life, money, time and suffering. सब चीजों से बचा जा सकता है। क्लियर? सिंपल हैबिट्स प्रैक्टिस डेली कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपने देख लिया लाइफस्टाइल से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, तो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी हैबिट्स को अगर आप इनकलकेट कर लो तो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपनी हेल्थ में, राइट। और आप लोगों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज बेटा आप लोग उस स्टेज पे हो जहां पर आप ये एक्चुअली कर सकते हो, आप लोग अपनी फैमिली, अपने आसपास लोगों को करवा सकते हो, राइट। सो दैट्स वाई इनकलकेट दोज स्मॉल गुड हैबिट्स डेली। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, केस स्टडी भाद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। क्या हुआ यहाँ पर? बेटा यहाँ पे एक कम्युनिटी कैंपेन चलाया गया ऑन सैनिटेशन। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग हर घर में जो टॉयलेट्स है उनको बिल्ड करवाया गया, जिससे कि ओपन डिफिकेशन काफी कम हो गया। और इसका रिजल्ट कहाँ देखा गया? इसका रिजल्ट देखा गया इम्प्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ, फ्यूअर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है? अगर एक कम्युनिटी कैंपेन भी चल गया तो उससे भी हेल्थ में कितना सिंपल फर्क पड़ सकता है, राइट। दिस इज द एविडेंस।
अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर. बेटा हेल्थ, डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज कैसे स्प्रेड होते हैं, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड. नाउ अगर किसी बॉडी में डिजीज हो जाए तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी वर्ड बहुत कॉमन है, सुना होगा आपने, इसकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है और इसको तो कुछ हुआ ही नहीं. क्या मतलब इस बात का? बेटा इम्यूनिटी इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनी बॉडी. डिफेंस सिस्टम में क्या होता है? अपने अपने एरिया की प्रोटेक्शन करना. तो ऐसे ही इम्यूनिटी क्या है? जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है. किसके अगेंस्ट? इन्वेडिंग पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. ठीक है, देखो, सो द नेचुरल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नाउ our body has special defense system called immunity system. This immunity system स्टेप वाइज बताया हुआ. देखो, दिस इम्यूनिटी सिस्टम फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा? रिकॉग्नाइजेस द हार्मफुल पैथोजन एंटरिंग द बॉडी. जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में कोई एक हार्मफुल पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज द इन्वेडिंग पैथोजन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अच्छा भाई, बॉडी को पता पड़ गया ये है जो हार्मफुल, जहां से हमको प्रॉब्लम हो रही है, ये हार्मफुल पैथोजन है, तो उसके अगेंस्ट इट विल प्रोड्यूस अ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एंटीबॉडी. दीज एंटीबॉडी विल फाइट अगेंस्ट दैट जर्म एंड उनको ये खत्म कर देगी. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडी ने अपना काम कर दिया. फर्दर क्या होता है बेटा, ये है इंपॉर्टेंट. फर्दर थर्ड स्टेप में क्या होगा? आवर बॉडी रिमेंबर्स दिस पैथोजन ऑल्सो द एंटीबॉडीज. भाई बॉडी को पता पड़ गया ये वाला पैथोजन आएगा तो हमें ये वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है. अब ये उसकी मेमोरी सेल में, यानी इम्यूनो मेमोरी बोला जाता है, वहां पर ये फीड हो जाता है हमारी बॉडी में, राइट. अब नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आया, सेम प्रॉब्लम हमको हुई, तो इस टाइम पे बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी और हमारी सफरिंग कम हो जाएगी. बेटा पहली बार में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है डिजीज को ठीक होने में, क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है रिकॉग्नाइजेशन में. लेकिन सेकेंड टाइम अगर हमको सेम प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी. सो दिस इज इम्यूनो सिस्टम. क्लियर? सम पीपल हैव स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी देन अदर्स. दिस इज व्हाई पीपल लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट मे नॉट फॉल सिक. देखो बोलते हैं ना इसकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है और इसको कुछ नहीं हो रहा. क्या मतलब है इसका? उनका डिफेंस मैकेनिज्म ये वाला बड़ा अच्छा है, राइट. तो वो उनका अगर स्ट्रांग होगा डिफेंस मैकेनिज्म तो जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, वो जल्दी उनको मार देंगे. क्लियर? तो ऐसे में उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती. अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वैसे सॉल्व करेंगे उसको आगे हम. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज. हमारी बॉडी में कितनी टाइप की इम्यूनिटी होती है? दो टाइप की. एक नेचुरल इम्यूनिटी जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो धीरे धीरे हम बॉडी में हमारी बॉडी उसको रिमेंबर करती है. ठीक है, समझते हैं. नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? बॉर्न विद इट, हम इसके साथ ही बॉर्न होते हैं. प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जैसे कि स्किन एज अ बैरियर, हमारी स्किन क्या करती है? इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देती. सो दिस इज आवर इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म. यहाँ पे आ जाओ. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है भाई? दिस डेवलप्ड आफ्टर द एक्सपोजर. एक बार इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, एंटीबॉडी बनी, अब एंटीबॉडी मेमोरी सेल में फीड हो चुकी हैं, तो ये क्या हुआ? अब हमारी बॉडी को पता पड़ चुका है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. तो ये कब होता है? एक बार एक्सपोजर के बाद. ठीक है, नेक्स्ट. इट इज बिल्ड ओवर द टाइम. धीरे धीरे जाके करके इम्यूनिटी जो है डेवलप होती है. नेक्स्ट, इट डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. देखो एक बार ये लिखा हुआ है ना, डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर, तो एक्सपोजर का मतलब या तो आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन एक बार हो जाए या तो वैक्सीनेशन के थ्रू करवाया जाए. अब मैंने ये क्या बोला? वैक्सीनेशन के थ्रू करवाया जाए इन्फेक्शन. यस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस अंडर दिस नेक्स्ट हेडिंग, वैक्सीनेशन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स और आफ्टर वैक्सीनेशन. ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको क्या लिखा हुआ है. ये यहाँ पे देखो बेटा, इम्यूनिटी कैन बी स्ट्रेंथेंड बाय, हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, है ना. आजकल तो कितने इम्यूनिटी बूस्टर आ चुके हैं, है ना, नेचुरल सप्लीमेंट. सो ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, वैक्सीनेशन. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन वेज बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. बेटा इम्यूनिटी एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एक्सपोजर या वैक्सीनेशन के बाद हमारी बढ़ती रहती है. उसके अलावा अगर हेल्दी बॉडी होगी, अगर बॉडी हेल्दी होगी तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है वो भी तो जल्दी होगा,
राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी आपको ये इम्यूनिटी कैन बी स्ट्रेंथेंड के अंदर में हेडिंग टॉपिक्स दिख रहे, ये सारे कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? चलो चलते हैं आगे। नाउ कमिंग फॉर वैक्सीन। वैक्सीनेशन पक्का सुना होगा आपने, आपको भी लगे हैं, अगर आपके घर में कोई छोटे सिबलिंग है तो पता होगा वैक्सीनेशन लगता है। नाउ व्हाट आर दिस वैक्सीन? क्या वैक्सीन कोई मेडिकेशन है? नो बेटा, वैक्सीन्स आर नॉट मेडिकेशन। देन व्हाट आर वैक्सीन? वैक्सीन्स आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसमें कि इन्फेक्शियस एजेंट होता है। जिस बीमारी से आपको लड़ना है उसी बीमारी का यहाँ पर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उस वैक्सीन के अंदर, या तो वीकेंड फॉर्म में, या तो डेड फॉर्म में, या तो उसी का कोई ना कोई बॉडी पार्ट। यस, दैट इज वैक्सीन। और क्यों इसको डाला जा रहा है बॉडी में? टू क्रिएट दैट लाइन ऑफ डिफेंस, टू क्रिएट दोज एंटीबॉडीज। अब देखो समझते हैं डिटेल में इसको। बेटा वैक्सीन क्या बताया मैंने? दीज आर नॉट मेडिकेशन, वैक्सीन आर दी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो अगर डेफिनेशन आ गई तो आपकी स्टार्टिंग डेफिनेशन की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन सही होगी, ठीक है। सो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। अगर पोलियो वैक्सीन है तो उससे सिर्फ पोलियो से ही आप बच सकते हैं, उससे आप हेपेटाइटिस से नहीं बच सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मीजल्स का वैक्सीन लगा रहे हैं तो मीजल्स के अगेंस्ट ही काम करेगा, वो दूसरा चिकन पॉक्स के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वैक्सीन्स आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट बॉडी फाइट फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। नाउ हाउ? बिकॉज इट इज कंटेनिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको अच्छे से मैं समझाती हूँ कैसे। देखो मान लो हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मतलब हम स्मॉल पॉक्स जब आगे कभी किसी बच्चे को हो जाए तो उससे बचने के लिए लगा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब उसकी एंटीबॉडीज हम उस बच्चे की बॉडी में हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में जो स्मॉल पॉक्स जिस ऑर्गेनिज्म से होता है उस ऑर्गेनिज्म का वीकेंड फॉर्म नॉट स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एकदम से बहुत सिवियर अटैक हो जाएगा बॉडी में, सो नो। तो उसी ऑर्गेनिज्म का जो पैथोजन है उसका वीकेंड फॉर्म या तो डेड पैथोजन जैसे कि जो वायरस या बैक्टीरिया, या फिर उसका कोई इनएक्टिव या हार्मलेस पार्ट ऑफ दैट पैथोजन, उसको वैक्सीन में बनाया जाता है और बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो बच्चे की बॉडी में गया, अब बॉडी क्या करेगी, उस इन्वेडिंग जो भी वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई करेगी तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे तो इसको मार दिया जाएगा, राइट। पैथोजन को उसने मार दिया, वो एंटीबॉडी बन गई बॉडी में। अब जब एंटीबॉडी एक बार बन गई तो फिर क्या होगा, वो हमेशा मेमोरी सेल में सेव हो गई, इम्यूनो मेमोरी में सेव हो गई। नेक्स्ट टाइम जब सेम एक्चुअल स्मॉल पॉक्स का एक्टिव वायरस बॉडी में घुसेगा तो बॉडी को पहले ही पता है, बॉडी आइडेंटिफाई कर चुकी है ना, तो एंटीबॉडी पहले से है। तो जब एक्चुअल वहां पे फाइट होगी तो पहले से बॉडी प्रिपेयर रहेगी और उसको एकदम खत्म कर देगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन। बेटा इसको आप ऐसे समझ लो, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो फाइट करने जाते तो फाइट से पहले डमी फाइट करते हैं ना, यस। जो सपोज गन चलाने की प्रैक्टिस है तो वो टारगेट पे किया जाता है, राइट। तो टारगेट पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते एकदम बिल्कुल थ्रू हो चुके हैं, जब एक्चुअल एनिमी आया सीधे मार दिया। क्लियर? देखो यहाँ पे वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कंटेनिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 4 कैटेगरी है, या तो वीकेंड फॉर्म, डेड फॉर्म, या फिर इनएक्टिव या फिर हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन, राइट। नाउ टू स्टिमुलेट, काम क्या है इनका, टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीजेस, ठीक है। सो इम्यूनिटी इंप्रूव करने का ही तरीका है। नाउ मैकेनिज्म क्या है भाई इसका, ये काम कैसे करता है? देखो वैक्सीन ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द हार्मफुल पैथोजन। वैक्सीन की हेल्प से क्या कराया जा रहा है, बॉडी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई ऐसा वायरस नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअल वाला हमारी बॉडी में आ जाए तो तुम कैसे काम करोगे, उसकी ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, ठीक है। दे प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कौन सा इम्यूनिटी वाला सिस्टम हो गया, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, बॉडी सीख रही है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर द एक्सपोजर टू द वैक्सीन। ये डेवलप कैसे हो रहा है, हमने वैक्सीन के थ्रू उसको डेवलप करवा रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वैक्सीन्स आर नॉट मेडिसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन लाइन। सो वैक्सीन्स आर प्रिवेंशन नॉट क्योर। वैक्सीन क्या है बेटा, वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, तो इसका मतलब वो क्योर नहीं करने वाला।
अगर बीमारी हो गई तो क्योर नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बीमारी आने से पहले हम उसका प्रिवेंशन लेके आ रहे हैं बॉडी में, पहले ही हम एंटीबॉडीज बनवा रहे हैं, राइट। सो वैक्सीन्स आर प्रिवेंशन, दे प्रिवेंट द डिजीज बिफोर इट हैपेंड, होने से पहले ही उसका बचाव है ये। क्लियर। नाउ यहाँ पे एडवर्ड जेनर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। द फर्स्ट वैक्सीन वाज क्रिएटेड बाय एडवर्ड जेनर। किसके लिए, किस चीज के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई थी बेटा? स्मॉल पॉक्स के लिए। और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपको पढ़नी है। देखो, स्मॉल पॉक्स वाज डेडली डिजीज दैट कॉज्ड ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। ये कब की बात हो रही है? ये 1700 की बात हो रही है ना। उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज हुआ करता था। तो वहां पर देखा गया कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है इससे। लेकिन उसी टाइम पे एक माइल्डर डिजीज देखा गया जिसको कि काउ पॉक्स बोला गया। ये काउ पॉक्स किस में था? ऑब्वियसली काउज में हो रहा था, सिमिलर लाइन का था, राइट। नाउ इट वाज सीन इन काउज, लेकिन इन लेट 1700s दिस इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ही डिस्कवर्ड दैट पीपल हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस भी पर्सन को काउ पॉक्स पहले हो चुका था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, या तो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा था बॉडी में, राइट। नाउ दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन दैट हेल्प्ड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और इससे यहाँ पर बनता है क्या? पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। अब इसका डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखो, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। बेटा उन्होंने साइंटिस्ट की तरह सोचा तभी तो जाके वैक्सीन बनाई। क्या हुआ यहाँ पर? पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन, उनका ऑब्जर्वेशन देखो। जेनर ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड्स, जो ये दूधिया होते हैं जो मिल्क का सप्लाई करते हैं इधर उधर, सो दे मिल्क मेड हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। उनको अगर पहले से काउ पॉक्स हो चुका है तो स्मॉल पॉक्स उनको नहीं हो रहा है, लाइकली बिकॉज टू वायरसेस आर रिलेटेड। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि कहीं ना कहीं इनके वायरस में जो है कुछ ना कुछ तो लिंक है, राइट। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई, सोचा कि भाई कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। इन्होंने ये हाइपोथेसिस लगाई कि काउ पॉक्स में जो पस बन रहा होगा उसमें कोई तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉल पॉक्स को होने से बचा दे रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया इन्होंने? यहां पे रुके नहीं, फिर उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू द बॉय who later showed no illness when exposed to smallpox। बेटा इन्होंने क्या किया? काउ पॉक्स का जो ब्लिस्टर था उसमें से हल्का सा पस निकाला, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला ऑब्वियसली, और एक हेल्दी बॉय में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या देखा बेटा? हेल्दी बॉय में इंजेक्ट करने के बाद उस टाइम पे उसको थोड़ा बहुत जो भी इन्फेक्शन हुआ होगा, लेकिन आगे जाके वो जब जो ये स्मॉल पॉक्स वाले एरिया में रह रहा होगा तो उसने कोई साइन नहीं दिखाया स्मॉल पॉक्स का, यानी उसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। क्लियर? Further, so this resulted in he founded that people who were infected with cowpox, जो पहले से cowpox का जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, now they were resistant to smallpox, right? So यहाँ पे क्या हुआ? जो cowpox का जो वायरस था वो जब बॉडी में गया तो बॉडी ने पहले एंटीबॉडी बना ली होगी उसके अगेंस्ट, राइट। अब क्योंकि cowpox और स्मॉल पॉक्स का वायरस ऑलमोस्ट सेम है तो बॉडी को पता पड़ गया भाई जब इस टाइप का वायरस आएगा तो सीधे अटैक कर देना है। तो जैसे ही स्मॉल पॉक्स आया बॉडी में, बॉडी ने पहले ही उसका बॉडी बिल्कुल रेडी है एंटीबॉडीज के साथ, तुम आ जाओ हम तुम्हें देख लेंगे। स्मॉल पॉक्स का वायरस आया, सीधे एक बार में किल। अंडरस्टूड? चलो, सो एप्लीकेशन क्या हुआ इसका? मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड इन इरेडिकेटिंग द स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। ये चार्ट देखो बेटा, यहाँ पर 1950 में यहाँ पर क्या दिखा रखा है? नंबर ऑफ कंट्रीज रिपोर्टिंग द केसेस। कितनी कंट्रीज में यहाँ पर स्मॉल पॉक्स था? 1950 में, धीरे धीरे जाके 1980 में बिल्कुल खत्म हो चुका था। कितने लोगों के बाद दिमाग में ये बात आया, मैम एडवर्ड जेनर तो हम लेट 1700 की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम 1900 में क्यों बात कर रहे हैं? वैक्सीन तभी बन गया था ना। बेटा वैक्सीन बनने के बाद उसका टेस्टिंग होती है, वैक्सीन एकदम से ऐसे यूज नहीं होता है ना, उसकी टेस्टिंग होती है, फिर हर कोई बिलीव भी नहीं करता। अब आजकल देखो, जब भी कोरोना हुआ था तो कोविड वैक्सीन आया था, लेकिन तब भी कितने एप्रीहेंशन थे, कई सारे लोगों तो लगवाया भी नहीं, डर के मारे कुछ हो जाएगा वैक्सीन से, राइट। तो ट्रस्ट फैक्टर आने में टाइम लगता है, वैक्सीन के मास प्रोडक्शन में टाइम लगता है, राइट। सो दैट्स व्हाई यहां पर 1980 में जाके हमको स्मॉल पॉक्स से आजादी मिली थी। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर आवर साइंटिफिक हेरिटेज। क्या बताया यहाँ पर?
लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। बेटा वैक्सीन आने से पहले भी इंडिया के पास एक तरीका था स्मॉल पॉक्स से बचने का। क्या था यहाँ पर? इसको बोलते थे वेरियोलेशन। कौन करता था इसको? इसको करते थे एक पर्सन जिसका नाम था तिकेदार्स। मतलब उनको बोला जाता था, उसका एक का नाम नहीं था, उनको क्या बोलते थे? तिकेदार्स। ठेकेदार नहीं है, तिकेदार्स। ठीक है, वैसे तीकदार ही बोलते हैं ना। ये करते क्या थे बेटा? ये किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन को ढूंढते थे जिसको कि स्मॉल पॉक्स हुआ है, उसके जो भी ब्लिस्टर थे उसको हल्का सा स्क्रैच करते थे, और एक हेल्दी बॉडी जो भी पर्सन होगा उसके स्किन को हल्के से स्क्रैच करके उसमें इंट्रोड्यूस करते थे। अब हेल्दी बॉडी के स्किन को स्क्रैच करा, उसमें उस इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मतलब बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? वो बॉडी जो है वहां पर वो इन्फेक्शन जाएगा, बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे और उसको किल कर दिया जाएगा। नाउ एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी देयर इन दैट हेल्दी बॉडी। अब जब भी उसके सामने वो एक्चुअल में इन्फेक्शन आएगा मैसिव स्केल पे, सो द बॉडी इज ऑलरेडी रेडी फॉर द डिफेंस, राइट। सो बेसिकली जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर फॉलो हो रहा था बिना इन डेप्थ नॉलेज के। लाइक होगा इन डेप्थ नॉलेज तो, लेकिन इस लेवल का जो हम ये एंटीबॉडीज वाली बात कर रहे हैं शायद ये ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे ना। बी अ साइंटिस्ट, यहां पर किसके बारे में बताया हुआ है? महाराज किशन भान, वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। As Secretary of Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. He played a key role in the developing of rotavirus vaccine. ये है important line. रोटा वायरस वैक्सीन के प्रोडक्शन में किसने हेल्प करी थी? इनके डेवलपमेंट में किसने हेल्प करी थी? महाराज किशन भान ने। बस इतना आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड नाउ। अगेन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस फीट अबाउट इंडिया? क्या है यहाँ पर बेटा? इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाई देम टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। यस, इंडिया में बहुत मैसिव स्केल में वैक्सीन का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक ऑल्सो। कोविड-19 के टाइम पे इंडिया में वैक्सीन बनी थी, है ना, कोविड-19 के अगेंस्ट, अगेन ऑन अ मैसिव स्केल। सो हियर दिस इज अ फीट फॉर इंडिया। क्या, चलो चलते हैं आगे। नाउ गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब मान लो इतने प्रिवेंशन हमने कर लिए, हमने इतने लाइफस्टाइल को चेंज करा, हमने वैक्सीन भी ले ली, लेकिन उसके बाद भी हमको डिजीज हो गया, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमको नहीं बचा पाया, तो उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट? वी विल गो टू डॉक्टर, ऑब्वियसली डॉक्टर विल गिव अस अ मेडिकेशन, राइट। अब यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर टाइप की मेडिकेशन जिसको कि एंटीबायोटिक बोला जाता है उस पर फोकस करना है। ठीक है, देखो, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज वी फॉल इल एंड डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब यू एंटीबायोटिक्स। नाउ व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? हम उनको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स वो मेडिकेशंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, मींस बैक्टीरियल सेल्स को, जो हार्मफुल बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको मारते हैं। ठीक है, देखो, सो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नाउ व्हाई बैक्टीरिया ओनली? बिकॉज बैक्टीरिया का जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, वो थोड़ा अलग होता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ भी लिया था, राइट। सो बैक्टीरियल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी सेल्स और यू कैन से एनी एनिमल सेल, राइट। तो बैक्टीरियल सेल का क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है बेटा, तो ये मेडिकेशन सिर्फ उनके स्ट्रक्चर को हार्म करती हैं, हमारे बॉडी सेल्स को उतना हार्म नहीं करते, राइट। हैव अ लुक हियर। सो इन दिस वर्ड एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब है अगेंस्ट एंड बायोस का मतलब लाइफ। और कौन सी लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर हम बैक्टीरियल लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हाउ डू दे वर्क? दे वर्क बाय टारगेटिंग द पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन सेल्स एंड दैट इज व्हाई दे किल ओनली द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल डिफरेंट होते हैं ह्यूमन सेल से, दैट्स व्हाई दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल सेल ओनली। क्लियर? नाउ बट एंटीबायोटिक किल्स द बेनिफिशियल बैक्टीरियाज अलोंग विद हार्मफुल वन ऑल्सो। बेटा हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरियल सेल के अगेंस्ट काम करता है। अब बैक्टीरियल सेल जरूरी थोड़ी कि हार्मफुल ही हो, यूजफुल भी तो होते हैं, राइट। हमारी बॉडी में गट में बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सो ये जो एंटीबायोटिक है वो उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है अलोंग विद द हार्मफुल वन। ठीक है, नाउ एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये तो पता पड़ गया।
बेटा एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल को हार्म करते हैं, वो वायरस के अगेंस्ट, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट या किसी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। मीन्स अगर आपको कोई ऐसा डिजीज हुआ है जहां पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है, तो वहां पर एंटीबायोटिक लेके कोई फायदा नहीं है, कुछ भी रिलीफ नहीं होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? Now, who discovered this antibiotic? Which was the first antibiotic to be discovered? There are two questions. First antibiotic to be discovered was penicillin. और किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसकी डिस्कवरी अपने आप में एक बड़ी यूनिक डिस्कवरी है, क्योंकि ये कहीं दूर दूर तक एंटीबायोटिक के बारे में नहीं पढ़ रहे थे बेटा। यहाँ पर इनकी जो डिस्कवरी है वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, बिकॉज ऑफ इट्स शार्प ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो होता क्या है, ही वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंडन एंड ही वॉज स्टडिंग अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरिया। अब हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो ऑब्वियसली लेबोरेटरी में काम कर रहे होंगे, तो एक पेट्री डिश में एक सैंपल होगा बैक्टीरिया का, वो काम कर रहे थे और छोड़ के चले गए ना। 2-3 दिन बाद क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि जहां पे वो पेट्री डिश था उसके चारों तरफ एक ग्रीन ग्रीन सी ग्रोथ दिखी उनको, और जहां पर वो ग्रीन ग्रोथ थी वहां पर सारे बैक्टीरियल सेल मर चुके थे। एंड दैट ग्रीन ग्रोथ वाज मोल्ड, राइट? मोल्ड इज अ फंजाई, राइट? सो वहां से पता पड़ा कि भाई ये जो फंजाई था इसने बैक्टीरियल सेल को मार दिया, एंड दैट फंजाई वाज पेनिसिलियम इटसेल्फ। ठीक है, पेनिसिलियम, और वहां से पेनिसिलिन की डिस्कवरी होती है। देखो, सो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिकॉज ही वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंडन। ही वाज स्टडीइंग अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरिया. He noticed that the mold on the discarded petri dish stopped the bacterial growth there. Right? He realized the mold released a substance that killed the bacteria. वहां से उन्होंने क्या देखा कि भाई मोल्ड ने पक्का कोई केमिकल, कोई सब्सटेंस रिलीज किया जिससे कि बैक्टीरिया मर गया। राइट? सो दिस चांस डिस्कवरी है ना, ये बाय चांस वाली डिस्कवरी है। सो दिस चांस डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, the first antibiotic used to treat the bacterial infection. बेटा पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है। अंडरस्टूड? चलो, मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनदर टॉपिक दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। बेटा क्या मतलब है इस वर्ड का? एंटीबायोटिक मेडिसिन, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस किस में आएगा? बैक्टीरियाज में, हार्मफुल पैथोजेंस में, है ना। अब क्यों आता है, इससे क्या इफेक्ट होता है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। बेटा बैक्टीरियाज में ये एंटीबायोटिक मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किस कंडीशन में आता है? देयर आर 3 मेन रीजन, यहां पर 2 मैंने लिख के दिए हुए हैं। फर्स्ट वन, टेकिंग इनकम्प्लीट डोज। जब भी एंटीबायोटिक दी जाती है तो डॉक्टर हमेशा एक फिक्स टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करता है, 3 दिन खानी है, 5 डेज खानी है, 7 डेज खानी है, राइट? तो अगर वो कंप्लीट उसका कोर्स न किया जाए तो इनकम्प्लीट डोज, या फिर पर्सन टेकिंग एंटीबायोटिक अननेसेसरीली, वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, कोल्ड कॉमन फ्लू हो रखा है, ले रहे एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से, सो अननेसेसरी। और थर्ड केस एक और हो सकता है जहां पर पेशेंट को जेन्युइनली एंटीबायोटिक की जरूरत है लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी ये रेजिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, अब कैसे डेवलप होता है उसको समझते हैं, बाय टेकिंग दिस वन, ये इनकम्प्लीट डोज। मान लो कोई पेशेंट जिसको 5 डेज की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हुई है, राइट? अब 3-4 डेज में एंटीबायोटिक खाने के बाद यूजुअली आराम हो जाता है ना। अब इंडिया है, आराम होना शुरू हुआ, पेशेंट को बोला हम तो जी ठीक हो गए, अब हम नहीं खाएंगे दवाई नहीं खानी चाहिए, बीमारी हो जाती ज्यादा उससे, है ना। जो थॉट प्रोसेस सही है लेकिन डॉक्टर की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पर बेटा 3-4 डेज के बाद एंटीबायोटिक बंद कर दी तो क्या सारे के सारे बॉडी के बैक्टीरिया मरेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, कुछ तो मरेंगे ऑब्वियसली जिससे उनको आराम हो गया, लेकिन अभी भी वो हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में रह गए हैं। अब क्या होगा? दे विल फर्दर मल्टीप्लाई, क्योंकि अब मेडिसिन तो नहीं मिल रही मारने के लिए। नाउ दे विल सर्वाइव, दे विल मल्टीप्लाई एंड दे माइट डेवलप दिस रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक जो उनको मिली थी। क्लियर? अब ज्यादा अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर इस टाइम इन्फेक्शन होगा तो क्या वही एंटीबायोटिक अब असर होगा, उनका होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। दो सेम जो इन्फेक्शन पहले हुआ था, जिस एंटीबायोटिक से वो ठीक हो गया था, अब वो उससे ठीक नहीं होगा। नाउ द पेशेंट विल रिक्वायर हायर डोज और मोर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग? द सिंपल इन्फेक्शन इज नाउ गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट ट्रीटेड। क्लियर? दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? देखो मैंने आंसर लिख के दिया है। When a patient does not complete the full antibiotic course, some bacteria still survive in the body. Now, over the time, these surviving bacteria multiply and develop resistance against that antibiotic. Fine. Now, the same infection occurs again. The antibiotic is no longer, that antibiotic no longer work against it, making the infection much harder to treat. ठीक है, अब वही इन्फेक्शन देखो कितना मुश्किल हो गया ट्रीट करना।
अंडरस्टूड, समझ में आया? नाउ यहाँ पर ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दी हुई, इसको समझते हैं। बेटा देखो, मान लो ये एक रेड वाला बैक्टीरिया जो कि रह गया है ना, जो ट्रीटमेंट के बाद भी रह गया। अब इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, ये मल्टीप्लाई करना भी स्टार्ट हुआ, दोबारा से इन्फेक्शन हुआ। जब दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। अब बेटा एंटीबायोटिक इस बार मिलेगी तो एंटीबायोटिक सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया को नहीं इफेक्ट करती है ना, यूजफुल को भी करती है। तो क्योंकि रेड वाले में तो रेजिस्टेंस आ गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उल्टा आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे बॉडी के वो चले गए, सारे के सारे अच्छे वाले चले गए, क्या रह गए? बैड वाले। सो अब आपकी हेल्थ बेटर होगी कि डिटोरिएट होगी? ऑब्वियसली डिटोरिएट होगी, राइट? और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये ट्रांसफर भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर भी कर सकता है। सो दिस इज अगेन अ बिगर थ्रेट। क्लियर? चलो तो समझते हैं आगे। तो क्या समझ में आया भाई हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ phenomenon where bacteria that were earlier killed by an antibiotic are now able to survive and multiply despite the treatment with that particular antibiotic. अब उसी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी वो सर्वाइव भी कर पा रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं। क्लियर? So the antibiotic becomes ineffective against that bacteria. And now what is happening because of this? This is one of the most serious health threats in the world today and makes common infection much harder to treat. एक सिंपल इन्फेक्शन जो कि बड़े आराम से पहले ट्रीटमेंट हो जाता था, अब उसके लिए बहुत हार्श मेडिसिन का यूज करना पड़ता है, राइट? इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ ऑल्सो। ठीक है, जो इलनेस नॉर्मल इलनेस थी अब वो बहुत लंबी लंबी खिंच जाती है, ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो गया है। क्लियर? नाउ बेटा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही तक नहीं रहता, ये पूरी कम्युनिटी में भी स्प्रेड हो जाता है। बहुत ही बेटर तरीके से आपके ये एनसीईआरटी में चार्ट में बताया हुआ है। देखो, हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द फुल कम्युनिटी। बेटा जो रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया है वो एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा, दूसरे पर्सन की बॉडी में भी आ जाएगा ना, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, वहां इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, वहां भी ट्रीटमेंट मुश्किल है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एंटीबायोटिक्स मान लो इस पर्सन ने ली, बहुत सारी ली, इसकी बॉडी में रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया आ चुके हैं। नाउ अब कभी इसको एक सीरियस बीमारी हुई, ये एडमिट हो गए हॉस्पिटल में जाके। अब हॉस्पिटल में जो केयर गिवर हैं, जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो इन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरों को भी तो ट्रीट कर रहे होंगे, है ना। तो ये बैक्टीरिया बाकी सब जगह हॉस्पिटल में स्प्रेड हो जाएगा। देखो, may have serious illness and gets care at the hospital, spread directly to the other patient or indirectly through the health care or workers. दूसरे पेशेंट को, हेल्थ केयर वर्कर, सबको पूरे हॉस्पिटल में यहाँ स्प्रेड हो गया वाला बैक्टीरिया, राइट। अब थोड़ा बहुत ठीक हुए, ये पेशेंट दोबारा घर गए, घर में जितने लोग सब में स्प्रेड कर दिया, राइट। सो कैसे आपका ये रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया पूरे के पूरे फैमिली में स्प्रेड हो रहा है, ये फैमिली बाकी लोगों से मिलेगी, पूरी कम्युनिटी में गया। क्लियर? सो दिस इज द साइकिल। यहाँ पे देखो एनिमल से भी ये ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पर काउ। सो अब देखो एनिमल में भी एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, एनिमल्स में भी इन्फेक्शन होता है ना, तो वहां पर भी एंटीबायोटिक यूज होते हैं। अब ह्यूमंस में कोई कंट्रोल नहीं है तो एनिमल्स में तो सोच लो क्या होता होगा, राइट। अंधाधुन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ एनिमल्स में यूज हो रहा है तो इनके प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगेन कम्युनिटी में हम में आ गया वो बैक्टीरिया। अगर इनसे मैन्योर फील्ड में डाला जाए, फील्ड में जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं वहां पर भी वो एंटीबायोटिक ये रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया, फिर हमने वो प्लांट कंज्यूम किया, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरी एक साइकिल बन गई है जिससे कि ये रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट इज अ सीरियस थ्रेट दैट वी नीड टू टैकल। अंडरस्टूड? चलो मूविंग एहेड। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? बेटा डॉक्टर की बात सुनो। यस, देखो, टेक एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अपनी मर्जी से मत लो, पहले टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, जब वो प्रिस्क्राइब करें तभी लो, राइट। नेक्स्ट, ऑलवेज टेक द कंप्लीट कोर्स इवन इफ यू फील बेटर। पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, जितने दिन डॉक्टर ने बोला, चाहे कितना ही बेटर आप फील करो। नेक्स्ट, नेवर टेक एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन। देखो, खुद से दवाई नहीं लोगे तो ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शन में नहीं लोगे, अदरवाइज आपको पता है कि कॉमन कोल्ड फ्लू है तो वहां पे एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। नेवर शेयर योर एंटीबायोटिक विद अदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगेन इन इंडिया। सो लेट्स से फैमिली में एक को कोई प्रॉब्लम हुई, एंटीबायोटिक मिल रही है, बेटर फील हो गया, सेम सिम्टम अगर दूसरे में दिखेंगे, भाई तेरे को भी ऐसे हो रहा है, लो मेरी मेडिसिन शेयर कर लो, होता है ना, ऐसा करते हैं। सो नेवर शेयर योर मेडिसिन विद एनीवन एल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक फ्रॉम प्रीवियस इलनेस। पहले वाली डोज कंप्लीट करी नहीं, 5 मेडिसिन बच गई, नेक्स्ट टाइम फिर हुआ, दोबारा वही 5 खा ली,
फिर भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया। सो नेवर डू दिस। पहले वाली इलनेस की एंटीबायोटिक दोबारा नहीं खानी है क्योंकि डोज कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट, डू नॉट प्रेशर डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर के पास जाके प्लीज हमें एंटीबायोटिक दे दीजिए, जल्दी आराम हो जाएगा, ऐसे नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट पॉलिसीज दैट रेगुलेट द एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स। बेटा एनिमल्स में एंटीबायोटिक यूज की कुछ पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन। जितना डोज जितना ड्यूरेशन डॉक्टर ने बोला उसको फॉलो करो। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हम इस रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया से बच सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ कमिंग फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम क्या है? आयुर्वेद, यूनानी सिस्टम, है ना, सुना होगा आपने। क्या होता है इस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में? हर्ब्स का यूज किया जाता है, ऑयल्स का यूज किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, राइट? और यहाँ पर कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं, इजंट इट? देखो traditional medicine system like Ayurveda, Siddha, Unani have been used in India. These system here use natural substance like herbs, oils and minerals. Focus on healthy lifestyle and balanced diet. बेटा कभी भी आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे या यूनानी किसी के पास भी जाओगे ना, तो मेडिसिन तो आपको देंगे थोड़ा बहुत, उसके साथ इतना बड़ा चिट्ठा देते हैं, पैम्पलेट देते हैं, जहां पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल फॉलो करना है, उसका पूरी लिस्ट होती है। Why? Because they believe in this balanced diet and healthy lifestyle. Clear? देखो, they help to manage common health problem and it is useful for everyday well-being. डेली रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर वहां बेटर फील करना है तो हमेशा इसको फॉलो करो। लेकिन ऑब्वियसली बेटा ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम है ये बहुत सिवियर इलनेस में उतने काम नहीं आते हैं, राइट? जैसे अगर कैंसर होगा, किसी को ट्यूमर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो वहां पर फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए। Clear? So we cannot avoid proper treatment also and we should not avoid this also. तो क्या करना चाहिए? Make a balanced approach. ठीक है? देखो, traditional medicine system can help with some condition but may not be effective for all the diseases at all the stages, right? For serious infections and emergencies, modern medicine is essential. So, what is the best approach? Combine the wisdom of both traditional and modern medicines so that you can stay healthy. Am I clear? Chalo. So with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every part. But still, अभी भी कोई confusion रह गया है, आंसर लिखने में कोई conflict है, so don't worry. Soon we will meet for the NCERT solutions of this chapter. Till then, take care and bye bye.